हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एडुटेप में। यहाँ पर हम यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी, ईओएओ एग्जामिनेशन की तैयारी करें, जिसमें आज अभ्यास सीरीज में हमारा जो जनरल साइंस का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नया टॉपिक है केमिकल चेंजेस। इस टॉपिक को भी हम दो पार्ट में पढ़ने वाले, आज स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट नंबर 1। और आप सभी के लिए ट्रायल पैक भी लॉन्च किया गया है, उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो अगर आप ट्रायल पैक में एनरोल करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप ट्रायल पैक में एनरोल कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ने वाले, बहुत सारी बातें पढ़ेंगे कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बोल रहा है कि विच ऑब्जर्वेशन डज नॉट इंडिकेट दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज ऑकर्ड। अब सबसे पहली बात आपको ये याद रखना है कि जहां पर केमिकल रिएक्शन होता है वहां पर केमिकल चेंज होता है। वहां पर क्या होता है? केमिकल चेंज होता है, फिजिकल चेंज नहीं होता। यहां पर आपको बोल रहा है कि किसमें केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। नॉट नॉट मतलब किसमें केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब किसमें केमिकल चेंज नहीं हो रहा है। तो आपको एक काम करना है कि जितनी भी आसपास आपकी चीजें आपको दिखाई देती है, आपको उसको कैटेगराइज करना है कि वो फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज। जैसे कि आपने सब्जी काटा, जब आप वेजिटेबल्स को कट करते हैं वो फिजिकल में आएगा कि केमिकल में आएगा। तो हम पहले समझ लेते हैं कि फिजिकल क्या होता है और केमिकल क्या होता है। फिजिकल चेंजेस ऐसे चेंजेस होते हैं जिसमें साइज में, शेप में और स्टेट में चेंज आता है। साइज में, शेप में और स्टेट में चेंज आता है, उसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज कहते हैं। वहां पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, ना ही केमिकल कंपोजिशन में चेंज आता है। लेकिन जहां पर केमिकल रिएक्शन होता है, जहां पर केमिकल रिएक्शन होता है और केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल चेंजेस कहते हैं। दूसरा आपको याद रखना है कि इसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता, इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता, केवल स्टेट चेंज होती है। अगर मैंने आइस को मेल्ट किया तो आइस जो है पानी में बदल जाएगी और पानी को वापस से हम आइस में बदल सकते हैं। तो यहाँ पर कोई नया चेंज नहीं हो रहा है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। तो जिसमें नया सब्सटेंस नहीं बनता है वो फिजिकल चेंज के अंदर आता है। जिसमें न्यू सब्सटेंस बनता है, न्यू सब्सटेंस बनता है, वो केमिकल चेंज के अंदर आता है। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि फिजिकल चेंजेस ऐसे होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं। जैसे कि अभी हमने आइस वाला एग्जांपल देखा, अगर आइस को मेल्ट किया तो वापस से वाटर को फ्रीज करके आइस बना सकते हैं, यानी कि वो कैसा प्रोसेस है? रिवर्सिबल। तो ज्यादातर जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, लेकिन केमिकल चेंजेस जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल। यानी कि एक बार अगर वो चेंज हो गया, आपने अगर खाना खा लिया, आपने खाना खा लिया, खाना जो जाएगा, फूड जो जाएगा अंदर जाएगा, हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। तो अगर हमने खाना खाया, फूड का डाइजेशन हो गया, उसके बाद हमें वापस से वही फूड नहीं मिल जाता, यानी कि फूड का डाइजेशन जो है वो इरिवर्सिबल है। और फूड का डाइजेशन जो है केमिकल चेंज के अंदर आता है, क्योंकि फूड का जो डाइजेशन है एसिड की वजह से हो रहा है, मतलब वहां पर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होगा। तो फूड का डाइजेशन केमिकल चेंज के अंदर आता है, लेकिन फूड, आप वेजिटेबल्स को जो चॉप करते हैं वो फिजिकल चेंज के अंदर आता है। तो ऐसे ही आपके पास जितनी भी चीजें हो रही है, आप खुद ब खुद देख सकते हैं कि वो फिजिकल चेंज के अंदर आता है कि केमिकल चेंज के अंदर आता है। यहाँ पर बोल रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसमें केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, कोई केमिकल चेंज के अंदर नहीं आ रहा है। तो जहां पर हीट और लाइट प्रोड्यूस हो रही है, जब आप किसी भी चीज को बर्न करते हैं, जब भी किसी चीज को जलाते हैं, उसमें हीट और लाइट बनती है, यानी कि न्यू सब्सटेंस बनता है। और बर्न करने के बाद वो चीज वापस नहीं आ सकती, यानी कि इरिवर्सिबल है। तो दोनों किसकी कंडीशन है? केमिकल चेंज की। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और जब भी किसी चीज को बर्न करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है। तो यानी कि ये केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। हमें नॉट पूछा है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब, अगर आपने कोई चीज को मिलाया, आपने पानी में सैंड को मिलाया, तो सैंड उसके अंदर मिलती नहीं है, सैंड नीचे बैठ जाती है, उसे प्रेसिपिटेट करना कहते हैं। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस बबल, अगर गैस बाहर निकल रही है यानी कि न्यू सब्सटेंस बन रहा है, तो ये तो केमिकल चेंज के अंदर आता है।
चेंज इन स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, ये हमारा फिजिकल चेंज है और यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो जब सॉलिड टू लिक्विड में बदलता है, सॉलिड यानी कि आइस हो गया और उसको लिक्विड में बदलना है, यानी कि वहां पर मेल्टिंग हो रही है, वहां पर स्टेट में चेंज आ रहा है। तो जहां पर स्टेट में चेंज आता है वो फिजिकल चेंज के अंदर आता है, वहां पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो तीन कंडीशन है वो किसकी है, केमिकल चेंजेस की। तो अगर आप लोग देखेंगे तो हम सारे क्वेश्चन में ये पढ़ने वाले कि फिजिकल चेंज कब हो रहा है और केमिकल चेंज कब हो रहा है। अगर आप लोग नोट डाउन कर रहे होंगे, सारे पॉइंट्स को नोट डाउन भी करते जाना है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ केमिकल चेंज, किसमें केमिकल चेंज हो रहा है। तो जो जो हमने केमिकल चेंज की प्रॉपर्टीज देखी है वो सारी यहाँ पर अप्लाई हो रही है कि नहीं, वो हमें देखना है। मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग जहां पर लिखा है यानी कि स्टेट में चेंज हो रहा है, तो ये फिजिकल चेंज है, ये केमिकल चेंज नहीं है। डिसॉल्विंग शुगर इनटू वाटर, किसी भी चीज को डिसॉल्व करना हमेशा फिजिकल चेंज के अंदर आता है, ये भी गलत। आपको कुछ वर्ड्स भी ध्यान देना है कि कौन से वर्ड फिजिकल के अंदर आते, कौन से केमिकल के अंदर आते। बर्न जब भी लिखा रहेगा, बर्न करना जब भी लिखा रहेगा वो केमिकल चेंज के अंदर आता है, लेकिन डिसॉल्व करना जब भी लिखा रहेगा तो वो फिजिकल चेंज के अंदर आता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, पहले बात कर लेते हैं बॉइलिंग ऑफ वाटर की। अगर आप वाटर को बॉईल करते हैं तो लिक्विड जो है गैस में बदलता है, लिक्विड किस में बदलता है, वाटर वेपर में बदलता है। तो बॉइलिंग जो है वो भी स्टेट में चेंज है, ये भी क्या है, फिजिकल चेंज है, यानी कि ये भी गलत हो गया। लेकिन जो रस्टिंग ऑफ आयरन होती है ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में हम यहाँ पर समझने वाले हैं कि आपने कोई आयरन की चीज है, आयरन की कोई चीज है, आपने उसे अगर बहुत देर तक खुला छोड़ दिया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, तो जो वाटर वेपर रहता है, आयरन जो रहता है वाटर वेपर के साथ और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो उसके ऊपर क्या आ जाती है, ब्राउन कलर की लेयर आती है। वो ब्राउन कलर की लेयर क्या है, रस्ट है। आप कहते हैं ना लोहे में जंग लग गई है, तो जो वो जंग है, जो रस्ट है, वो ब्राउन कलर की लेयर है और वो किसके कारण बनती है, वाटर और ऑक्सीजन के रिएक्शन के कारण बनती है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो कोरोजन है वो केमिकल चेंज के अंदर आता है। तो जो रस्ट बनता है वो क्या होता है, Fe2O3 होता है। Fe2O3 को क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, फेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो कोरोजन है वो एक केमिकल रिएक्शन के कारण हो रहा है और यहाँ पर जो रस्ट बनता है उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो ये कैसा प्रोसेस है, केमिकल चेंज है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज, केमिकल चेंज के समय क्या होता है। ओनली द स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंजेस, गलत। अब तो आपको याद हो गया होगा कि जहां पर स्टेट चेंज होता है वो केमिकल चेंज नहीं है, वो फिजिकल चेंज है। द सब्सटेंस चेंजेस इट्स शेप, अगर शेप में चेंज आता है तो भी फिजिकल चेंज है, तो भी फिजिकल चेंज है। कोई चीज छोटी से बड़ी हो रही है, सिर्फ शेप में चेंज आ रहा है, इसका मतलब वो फिजिकल चेंज है। मास ऑफ द सब्सटेंस डिक्रीजेस, अ न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज फॉर्म। अब इन दोनों में देखिए, अगर जहां पर न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, जैसे कि हमने देखा कि जब आयरन था, आयरन में जब रस्टिंग हो गई तो एक नया सब्सटेंस बना है, रस्ट बना है, Fe2O3 बना था। तो जहां पर भी न्यू सब्सटेंस बनता है और उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है वो हमारे केमिकल चेंज के अंदर आता है। आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर सी की, कि मास ऑफ द सब्सटेंस डिक्रीजेस। तो मास अगर कम हो रहा है, अगर उसका शेप कम होगा, अगर साइज कम होगा तो मास भी उसका कम हो जाएगा। तो मास अगर डिक्रीज हो रहा है तो हम इनडायरेक्टली उसे मान सकते हैं कि वो फिजिकल चेंज के अंदर आता है। लेकिन मास पर इतना ज्यादा हमारा फिजिकल और केमिकल चेंज डिपेंड नहीं होता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज, यहाँ पर कौन सा केमिकल चेंज नहीं है, इसका मतलब वो फिजिकल चेंज के बारे में इनडायरेक्टली हमें ये बताना है कि यहाँ पर कौन सा फिजिकल चेंज हो रहा है। बर्निंग ऑफ वुड, जहां पर बर्निंग लिखा रहेगा, अगर आपने लकड़ी को जलाया तो वहां पर ऐश बन जाएंगे, तो बर्निंग ऑफ वुड, हीट और लाइट प्रोड्यूस होगी, न्यू सब्सटेंस बनेगा। तो ये किसके अंदर आता है, केमिकल चेंज के अंदर आता है।
सोरिंग ऑफ मिल्क, अगर मिल्क खट्टा होता है, जब दूध खट्टा होता है तो फट जाता है, उससे आप पनीर बना सकते हैं। तो सोरिंग ऑफ मिल्क जो है वो भी एसिड के रिएक्शन के कारण होता है। मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड रहता है, तो वो भी रिएक्शन कर रहा है, वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन हमने ऑलरेडी देख लिया है। रस्टिंग ऑफ आयरन कब होता है, जब वो वाटर वेपर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है और रस्ट बना लेता है, तो यहाँ पर भी न्यू सब्सटेंस बन रहा है, तो ये केमिकल चेंज के अंदर आता है। हमें पूछा है कौन सा केमिकल चेंज नहीं है, इसका मतलब हमारा फिजिकल चेंज हो जाएगा मेल्टिंग ऑफ बटर। मेल्टिंग का मतलब होता है स्टेट में चेंज होना, और वो फिजिकल चेंज के अंदर आता है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 में आते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ केमिकल चेंज। आपको बताना है कि केमिकल चेंज का यहाँ पर इंडिकेटर कौन है। तो केमिकल चेंज का इंडिकेटर चेंज इन शेप, नो। चेंज इन शेप फिजिकल चेंज का इंडिकेटर है। मेल्टिंग, यहाँ पर मेल्टिंग में क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, ये भी फिजिकल चेंज का इंडिकेटर है, केमिकल चेंज का नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ गैस, डिसॉल्विंग, अगर डिसॉल्विंग की बात करते हैं, किसी भी चीज को डिसॉल्व करना फिजिकल चेंज के अंदर आता है। लेकिन अगर गैस फॉर्म हो रही है, अगर गैस फॉर्म होती है, एग्जांपल लेते हैं कि अगर मेरे पास जिंक ग्रैन्यूल्स है, जिंक के ग्रैन्यूल्स है, अगर मैंने उसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलाया तो क्या बन जाएगा, जिंक क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो जब भी गैस फॉर्म हो रही है, जब भी गैस फॉर्म हो रही है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है और रिएक्शन के कारण हो रहा है। तो जहां पर केमिकल रिएक्शन होता है वो किसके अंदर आता है, केमिकल चेंज के अंदर आता है। तो फॉर्मेशन ऑफ गैस जो है केमिकल चेंज का इंडिकेटर है, यहाँ पर केमिकल चेंज हो रहा है। आंसर क्या हो जाएगा, सी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। विच गैसेज इवॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वही क्वेश्चन है कि जब जिंक जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो क्या बना लेता है, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। या आप ऐसा याद रख सकते हैं, आप ऐसा याद रख सकते हैं कि जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट होता है, जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो कौन सी गैस बाहर निकलती है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। और हाइड्रोजन गैस को पहचाना कैसे जाता है, हाइड्रोजन गैस को टेस्ट कैसे किया जाता है, जब आप उसके पास बर्निंग मैच स्टिक लेके आते हैं, जहां पर ये रिएक्शन हो रहा है, जहां पर ये रिएक्शन हो रहा है, अगर उसके पास आप बर्निंग मैच स्टिक लेकर आते हैं और आपको पॉप साउंड सुनाई देती है, अगर आपको पॉप साउंड सुनाई देती है, इसका मतलब वहां पर हाइड्रोजन गैस है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ये किसका एग्जाम्पल है, केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। तो कौन सी गैस रिलीज हो रही है, आपको याद रखना है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। लेकिन अब एक बात और, यहाँ पर हमारा रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है। चलिए बैलेंस कर लेते हैं। जिंक यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी जिंक एक ही है, यहाँ पर हाइड्रोजन एक है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, इसके सामने 2 लगाना पड़ेगा। अगर आप इसके सामने 2 लगा लेते तो हाइड्रोजन भी 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया और हमारा रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो अगर मैं आपको कुछ रिएक्शन पढ़ाती हूँ, अगर मैंने बैलेंस नहीं किया है तो आपका काम है कि आप बैलेंस करके उसे देखें। और अगर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर कहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, यानी कि केमिकल चेंज के बारे में पूछ रहा है। डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, डिसॉल्व करना, फिजिकल चेंज। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, अगर आपने रबर को स्ट्रेच किया वो वापस से अपनी पोजीशन पर आ जाता है, यानी कि सिर्फ उसके शेप में चेंज हो रहा है, यानी कि वो रिवर्सिबल है। तो रिवर्सिबल जो है वो किसके अंदर आता है, फिजिकल चेंज के अंदर आता है। ब्रेकिंग ऑफ स्टिक, टूटना, कोई भी चीज अगर टूट रही है, कोई भी चीज अगर ब्रेक हो रही है तो भी वहां पर कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये क्या है, फिजिकल चेंज है। लेकिन अगर आपने देखा होगा कि आप कोई अगर सिल्वर की चीजें पहनते, अगर कोई चांदी की चीजें पहनते हैं, चांदी का कलर चेंज हो जाता है, चांदी जो है टार्निश हो जाती है, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, यानी कि सिल्वर का चांदी का कलर चेंज होना। तो ये जो है वो क्या है, हमारा केमिकल चेंज के अंदर आता है, वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। मैं अभी आपको बताती हूँ कि अगर मेरे पास चांदी है, चांदी मतलब एडी, सिल्वर का मतलब क्या होता है, एजी होता है। जब आप कोई भी चांदी की चीजें देखते होंगे, थोड़े समय के बाद वो ब्लैक कलर की हो जाती है, पहले सिल्वर कलर की है, थोड़ी देर के बाद या थोड़े समय के बाद, थोड़े महीनों के बाद उसके ऊपर ब्लैक कलर की लेयर आती। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो सिल्वर है
वो जो हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड है, हवा में क्या है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, बहुत सारी गैसेस है, उसमें से हाइड्रोजन सल्फाइड भी एक गैस है। तो सिल्वर जो है हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, सिल्वर सल्फाइड। क्या बना लेता है, सिल्वर सल्फाइड बना लेता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ये जो सिल्वर सल्फाइड बना है, ये जो सिल्वर सल्फाइड बना है, यही ब्लैक कलर की लेयर है जिसके कारण आपको सिल्वर का कलर चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है, यानी कि किसके अंदर आता है, केमिकल चेंज के अंदर आता है। क्या क्या बातें याद रखनी है कि टार्निशिंग ऑफ सिल्वर का मतलब क्या होता है, सिल्वर जो है ब्लैक कलर की उसके ऊपर कोटिंग आती है। ब्लैक कलर की कोटिंग किसके कारण आती है, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण आती है। और ब्लैक कलर की कोटिंग रहती किसकी है, सिल्वर सल्फाइड की रहती है, Ag2S। इसका फॉर्मूला भी आपको बाय हार्ट याद रहना चाहिए। और यहाँ पर भी कौन सी गैस बाहर निकलती है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर इसे बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 2 आएगा, अगर बैलेंस करके आप लोग देखना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर द प्रोडक्ट फॉर्म इज। मैग्नीशियम को अगर आपने बर्न किया, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का मतलब क्या होता है, Mg। जब भी किसी चीज को बर्न करना लिखा रहता है, इसका मतलब वहां पर अपने आप बाय डिफॉल्ट ऑक्सीजन गैस आ जाती है। तो जब भी आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये ऐश के फॉर्म में रहता है, व्हाइट कलर का पाउडर बन जाता है, और ये क्या है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ये किसके अंदर आता है, केमिकल चेंज के अंदर आता है। तो बर्निंग हमारा क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा है कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, ये एक मेटल ऑक्साइड है। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, एक मेटल ऑक्साइड है जो बेसिक रहता है, जो कैसा रहता है, अल्कलाइन रहता है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि जब भी मेटल का ऑक्साइड बनता है, जब भी मेटल का ऑक्साइड बनता है वो बेसिक रहता है, और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड रहते हैं वो एसिडिक रहते हैं। आगे मैं मेटल्स और नॉन मेटल्स में ये और आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा आपको बेसिक चीजें पता रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इज अकम्पनीड बाय रिलीज ऑफ एनर्जी। यहाँ पर कौन से चेंज के अंदर एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका मतलब केमिकल चेंज। जहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है, जहां पर गैस रिलीज हो रही है, वो केमिकल चेंज के अंदर आता है, क्योंकि गैस और एनर्जी कब रिलीज होती है, जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है। तो डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, ये फिजिकल चेंज के अंदर आता है। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है कि जो लिक्विड है वो गैस में बदलता है, तो यहाँ पर स्टेट में चेंज हो रहा है, तो ये भी फिजिकल चेंज के अंदर आता है। और फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वाटर को फ्रीज करना, वाटर को आइस में कन्वर्ट करना, स्टेट में चेंज होता है, ये भी फिजिकल चेंज के अंदर आता है। लेकिन अगर आप कोल को बर्न करते हैं तो वहां से हीट और लाइट निकलती, हीट और लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है, और न्यू सब्सटेंस बन रहा है, ये केमिकल चेंज के अंदर आता है। आंसर क्या हो जाएगा, सी, कि बर्निंग ऑफ कोल एक ऐसा चेंज है जिसमें से एनर्जी रिलीज होती है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द ग्रीन कलर ऑन कॉपर वेसल इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। आपने अभी आज हमने देख लिया कि आयरन के ऊपर ब्राउन कलर की कोटिंग आती है, उसे रस्ट कहते हैं। सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग आती है, उसे सिल्वर सल्फाइड कहते हैं। उसी तरीके से कॉपर, अगर आपने कॉपर के वेसल को बहुत समय तक बाहर छोड़ दिया तो कॉपर का जो वेसल है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ऑक्सीजन के साथ और पानी के साथ, पानी मतलब पूरा पानी नहीं रहता, वाटर वेपर के फॉर्म में रहता है। तो कॉपर जो रहता है, कॉपर के जो वेसल्स आप घर में यूज करते हैं, कॉपर के वेसल्स, कॉपर जो रहता है हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ऑक्सीजन के साथ और वाटर वेपर के साथ रिएक्ट होता है और क्या बना लेता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। और ये जो रहती है ये ग्रीन कलर की कोटिंग रहती है,
ये क्या रहती है, ग्रीन कलर की उसके ऊपर लेयर आ जाती। तो कॉपर किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ऑक्सीजन के साथ और वाटर वेपर के साथ। और कौन सी लेयर फॉर्म हो रही है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, जो ग्रीन कलर की कोटिंग रहती है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि ग्रीन कलर की कोटिंग किसकी रहती है, कॉपर वेसल के ऊपर। कॉपर ऑक्साइड नहीं है, कॉपर क्लोराइड नहीं है, कॉपर नाइट्रेट नहीं है, क्या आंसर आ जाएगा, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड, दोनों आपको याद रखना है। और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। तो अब हम मिलेंगे पार्ट नंबर 2 में इससे और अच्छे क्वेश्चन के साथ। लेकिन आज जो 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमने पढ़े हैं, आयरन की रस्टिंग, सिल्वर सल्फाइड और कॉपर वेसल की ग्रीन कोटिंग, ये तीनों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग तरीकों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अब हम मिलने वाले केमिकल चेंजेस के पार्ट नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।